Hello everyone. Hope you and your family are safe and healthy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। थर्ड लेक्चर में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने 6 प्रिंसिपल्स को कवर किया था। अब आज हम बाकी के 6 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैच रिवेन्यूज ऑफ अ पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या कहता है कि अगर आपको किसी ईयर के मतलब किसी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो आपको उस पीरियड के रेवेन्यूज़ को उस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे? अब देखो, अकाउंटिंग पीरियड फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ठीक है, आपका ये अकाउंटिंग पीरियड है 18-19। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 18-19 का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं 18-19 के वो आप लिखोगे, जितने भी रिवेन्यूज़ हैं 18-19 के वो आप लिखोगे, और जब आप इनको मैच करोगे तब आपके पास करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएगा। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अकाउंटिंग पीरियड आपका 18-19 है तो जो भी रिवेन्यूज़ इस पीरियड से रिलेटेड हैं सिर्फ वही नोट डाउन होंगे। अब जो 19-20 से रिलेटेड हैं वो नहीं आएंगे, जो 17-18 के डाटा है वो नहीं आएगा। मतलब अगर आप इस पीरियड का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो तो जो रिवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी पर्टिकुलर पीरियड की होनी चाहिए। यानी जो हमारी एक्सपेंसेस और जो रिवेन्यूज़ है वो मैच करनी चाहिए, उनकी डेट भी यही होनी चाहिए, तभी हमें इस अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो ये क्या कहता है? द मैचिंग प्रिंसिपल्स इंश्योर दैट revenues and all their associated expenses are recorded in the same accounting period। ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि जो हम रेवेन्यूज़ जो हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के ही होने चाहिए। कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज़ या कोई भी प्रीपेड चीज़ वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ओके, तभी हम कहते हैं ना, जब प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो हम जो पीरियड होता है पर्टिकुलर, सिर्फ जो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है वही नोट डाउन करते हैं, जो उससे रिलेटेड इनकम्स है उन्हीं को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ना हम फ्यूचर का कुछ रिकॉर्ड करेंगे उसमें, ना ही हम पास्ट का कुछ रिकॉर्ड करेंगे। द मैचिंग प्रिंसिपल इज़ द बेसिस ऑन विच द एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड ऑफ बुक कीपिंग इज बिल्ट। इसी के बेस पर ये जो हमारा मेथड है। सो दिस इज़ आवर मैचिंग कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं दूरदर्शिता की अवधारणा। बेसिकली फ्यूचर के बारे में सोचना। ये कंसेप्ट बेसिकली किस पे फोकस करता है कि हमें फ्यूचर लॉसेस के लिए अरेंजमेंट्स करने हैं। जो भी हमारे फ्यूचर लॉसेस हैं हमें उनके लिए अरेंजमेंट्स करने हैं। ये प्रिंसिपल इस चीज़ पे फोकस करता है। ओके, डिस्कस करते हैं। इट टेक्स इन कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। ये किस चीज़ को कंसिडर करता है? जो भी लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव मीन्स जो फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं, बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। बट जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं वो इसको कंसिडर नहीं करता। मतलब इस प्रिंसिपल में बेसिक कंसिडरेशन किसको है? प्रोस्पेक्टिव लॉसेस पे। ओके, ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म require that profit should not be recorded until realized। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है, आपको पता लगा, लेट इट बी। ओके, बट ऑल द लॉसेस even those which may have a remote possibility are to be provided for in the books of accounts। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, मेक अरेंजमेंट फॉर इट, रिकॉर्ड इट। ओके, अगर बेसिकली ये जो हमारा कंसेप्ट है वो फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, लेट इट बी, वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड इट।
बट अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, अगर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये लॉस अराइज हो सकता है, तो ये कंसेप्ट कहता है कि मेक अरेंजमेंट्स फॉर इट, रिकॉर्ड इट एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर इट, उसके लिए अरेंज करो। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, नेवर एक्सपेक्ट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्ट मत करो, बट ऑलवेज मेक अरेंजमेंट फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस, बट जो भी लॉसेस आपको लगता है फ्यूचर में अक्कर होने वाले हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स करो, मतलब उनको बेसिकली रिकॉर्ड करो। ओके, अब देखो, द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इंश्योर्स दैट the financial statement present a realistic picture of the state of affairs of the enterprise and do not paint a better picture than what is actually is a concept of conservatism. ये बेसिकली कंसेप्ट ये इंश्योर करता है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक्स्ट्रा बेटर पिक्चर ना प्रोवाइड करे, मतलब वो एक्स्ट्रा, मतलब जो हमारे यूज़र्स हैं उनको एक एग्जैक्ट पिक्चर प्रोवाइड करे, वो एक रियलिस्टिक पिक्चर दे पाए। ओके, बिकॉज अगर हम फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखेगा, और इससे क्या होगा कि एक मतलब बेटर पिक्चर दिखेगी, मतलब एक जो मतलब हमारी फॉर्म की बेटर पिक्चर दिखेगी जो एक्चुअल में नहीं है। तो ये बेसिकली कंजर्वेटिव प्रिंसिपल से क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो बेसिकली कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में क्या है कि कंसीडर द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर करो, उनके लिए अरेंजमेंट्स करो, उनके लिए रिकॉर्डिंग करो, बट फ्यूचर प्रॉफिट्स को आप एक्सपेक्ट ना करो, उनको आप रिकॉर्ड मत करो। ओके, सो दिस इज आर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज कोस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। अब देखो, एसेट्स को आपको पता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को आप रिकॉर्ड करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे आपने उसको परचेज़ किया है, या उस वैल्यू पे जिस डेट का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एसेट को रिकॉर्ड करोगे ऑन देयर एक्विजिशन प्राइस, परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे आपने एसेट को परचेज़ किया है उसी प्राइस पे आप जो एसेट है उसको रिकॉर्ड करोगे। सपोज़ अगर मैंने एसेट को 50,000 पे परचेज़ किया है तो मैं उसको 50,000 पे रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम सपोज़ मैं बना रही हूँ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी वैल्यू 60,000 हो गई है, तो मैं उसको 60,000 पे नोट डाउन नहीं करूँगी, मैं उसको 50,000 पे ही नोट डाउन करूँगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस, जो आपका एसेट का प्राइस है वो क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, यानी जिस पे आपने एक्वायर किया है आप उसी पे उसको रिकॉर्ड करोगे। एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, मतलब उसी कॉस्ट पे आप उसको परचेज करोगे जिस पे आपने उसको परचेज किया है, बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड इन द वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बट हाँ उसमें से हम टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों करते हैं बेसिकली हम, बिकॉज मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। अगर हम ईयर टू ईयर एसेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और एसेट की वैल्यू करना हर टाइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एसेट को रिकॉर्ड करते हैं एट देयर परचेज प्राइस। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहेगी ना, इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट कॉन्टिन्यूज टू बी शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इज बुक वैल्यू। बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो आप एसेट की वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू पे ही उसको रिकॉर्ड करोगे। ओके, नेक्स्ट इज आ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेम से पता लग रहा है, फुल डिस्क्लोज। ये कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, देयर आर मैनी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे पार्टीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं हमारे अकाउंट्स को देखने के लिए।
वो उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेती हैं कि उन्हें हमारे फर्म के साथ वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें रिलेशंस बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो इसलिए एक कंसेप्ट है हमारे पास, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accomplishing footnotes। ये क्या कहता है कंसेप्ट बेसिकली, कि जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सब हमें डिस्क्लोज करनी है। बिकॉज हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना, हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन को, हर एक ट्रांजैक्शन को क्या करना है, प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं करनी। ओके, मतलब ऑल फैक्ट्स, हर फैक्ट को आपने जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है उसको डिस्क्लोज करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंट। ये कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा अकाउंट्स है उसे फोकस किस पे करना चाहिए? मटेरियल फैक्ट्स, यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। द मटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड अपॉन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। अब एक ट्रांजेक्शन या एक इवेंट मटेरियल है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि वो किस नेचर की है और कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है। ओके, दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस आर नॉट अकाउंटेड, हेंस दोज फैक्ट्स आर इग्नोर्ड। जो ट्रांजेक्शन्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उसको आप इग्नोर करोगे और उसको आप अकाउंट्स में शो नहीं करोगे। बेसिकली ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो मटेरियल हैं, ठीक है, और जो इमटेरियल ट्रांजेक्शन है उन्हें आपने इग्नोर करना है। बिकॉज अगर आप इमटेरियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रियलिस्टिक व्यू नहीं दिखाएगी। ओके, अब एक ट्रांजेक्शन या एक आइटम मटेरियल है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? द आइटम्स, वो आइटम्स जिनके शो करने या ना करने से जो यूज़र का डिसीज़न है वो हाँ से ना में या ना से हाँ में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे होते हैं मटेरियल फैक्ट्स। मतलब जो यूज़र है उसका डिसीज़न चेंज हो जाए, अगर हम उसको शो करें या ना करें, उसकी वजह से यूज़र का डिसीज़न चेंज हो रहा है, तो वो कौन से होते हैं? मटेरियल फैक्ट्स। और जिस फैक्ट से, मतलब जिसको शो करने या ना करने से यूज़र के डिसीज़न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो हमारे हैं इमटेरियल फैक्ट्स। ओके, एंड अब देखो क्या है, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है? एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। एक आइटम तब मटीरियल है तब जब जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे इन्वेस्टर है उसको हो और उसकी वजह से उसके डिसीज़न पे फ़र्क पड़े, तो वो हमारी कौन सी हो गई? मटेरियल ट्रांजैक्शन, और आपको उसको नोट डाउन करना है। बट जो आइटम जिसके शो करने या ना करने से यूज़र के या इन्वेस्टर के डिसीज़न पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो क्या है? हमारी इमटेरियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? दैट ऑल द important facts and all the important figures must be disclosed in our financial statement। मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज करना है? सारी मटेरियल कंसेप्ट्स को, सारे मटेरियल ट्रांजैक्शंस को। ओके, और जो इमटेरियल है उसे आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब बीइंग कंसिस्टेंट, सेम। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग मेथड वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। आपने अगर कोई मेथड एक बार सिलेक्ट कर लिया है, आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। बेसिकली ये कहता है, फॉर एग्जांपल अब जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ों के आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं।
लाइक डेप्रिशिएशन के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। तो आप एक बार जब इन मेथड्स में से एक मेथड को सिलेक्ट कर लेते हो, तो उस मेथड को आपने मतलब एक बार सिलेक्ट कर लिया तो उस मेथड को आपने कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर मतलब हर ईयर उसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। उसमें बार बार चेंजेस आपने नहीं करने। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप मेथड्स को बार बार चेंज करोगे तो आपकी एक ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी ईयर्स के साथ कंपेयर करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज जो कंपैरिजन होता है वो सेम चीज़ों में होता है, ठीक है। और अगर आप दोनों अलग अलग मेथड्स को फॉलो करेंगे तो जो कंपैरिजन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। The concepts helps in better understanding of accounting information and make it comparable with the previous year. इस कंसेप्ट की वजह से जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसे हम बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओके। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आपने एक बार जब अकाउंटिंग मेथड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर ली कि आपने ये डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करना है, सपोज़ आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना है, तो आप ईयर आफ्टर ईयर उसी मेथड पे स्टिक रहोगे, आप उसी में चेंजेस नहीं करोगे, ओके। अब क्या आप उसमें चेंजेस कर ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग है, आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। तो चेंजेस आर परमिटेड, चेंजेस आप कर सकते हो ओनली व्हेन द न्यू मेथड इज़ कंसीडर बेटर, जब न्यू मेथड जो है वो बेटर है एंड कैन रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब हमारा न्यू मेथड है, मतलब अगर हम मेथड में चेंज करें, उसकी वजह से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो और अच्छे से हमारी पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप एक साल कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, सेकेंड ईयर कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, थर्ड ईयर कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं। आपको एक बार अगर आपने मेथड चूज़ कर लिया, आपने उसको फॉलो करते रहना है। बट हाँ, अगर एक टाइम आता है कि आपको लगे कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसको चेंज किए बगैर मतलब अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा आपके बिज़नेस के लिए, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। बट वो जो चेंज है वो मतलब बेटर होना चाहिए, मतलब उस चेंज की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, जो पहले पोजीशन दिखा रही थी उससे और ट्रू और फेयर पिक्चर्स अगर वो दिखा रही है तो आप वो चेंज कर सकते हो, ओके। सो आज हमने अकाउंट्स के 6 कंसेप्ट्स को स्टडी किया। एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के रिवेन्यूज़ को उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करो, और जब आप उनको मैच करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, उसका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ओके। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जो क्या कहता है, नेवर एक्सपेक्ट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट बट ऑलवेज मेक अरेंजमेंट फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस। ये क्या कहता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, लेट इट बी, इग्नोर इट, मतलब अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसको इग्नोर कर दो। बट अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स करो। ये क्या कहता है, हमारा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एसेट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा एट द परचेज प्राइस, नॉट एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। एसेट को जो आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में, वो किस पे करोगे, उस प्राइस पे करोगे जिस प्राइस पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया था, ना कि उस प्राइस पे जिस पे मतलब ना कि मार्केट प्राइस पे, ओके। बिकॉज जो मार्केट प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है और उसको बार बार असेस करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि हमें हर एक चीज़ को डिस्क्लोज़ करना है, बिकॉज बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं
मतलब वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं, तो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करना। मटीरियलिटी, नेक्स्ट हमने किया था मटीरियलिटी कंसेप्ट। ये थोड़ा सा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है फुल डिस्क्लोज़र तो करना है, बट डिस्क्लोज़र उस फैक्ट्स का करना है जो मटीरियल है। सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स को आपने, मतलब सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को या ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड करना है जो मटीरियल है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके दिखाने या ना दिखाने से यूज़र्स के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़े, उन ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड करना है। बट जिसके दिखाने या ना दिखाने से यूज़र के डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो दे आर इमटेरियल फैक्ट्स और उसको शो नहीं करना। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि एक बार आपने अगर कोई अकाउंटिंग मेथड जो है जो चूज़ कर लिया है, तो आपको ईयर आफ्टर ईयर मतलब उस पर स्टिक रहना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना। ऐसा क्यों? ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कंपेयर कर सके प्रीवियस ईयर से, और जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बेटरली अंडरस्टैंड हो सके। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको प्रॉपरली स्टिक रहना है, आप चेंजेस कर सकते हो, बट अगर उस चेंजेस से मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो और ट्रू और फेयर पिक्चर शो कर रही है, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि आप बार बार चेंज करोगे, आप वन टाइम चेंज कर सकते हो। तो चेंजेस जो हैं वो आपने प्रॉपरली मतलब फ्रीली नहीं करने, बार बार नहीं करने। ओके, सो दैट वाज आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।